जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। उसका हम लोग है ना लेखक परिचय के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका है बातचीत, जिसके राइटर क्या है तो बालकृष्ण भट्ट। इस बात को आपको याद रखना है और इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। इस प्रकार से आपके एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बालकृष्ण भट्ट जो लेखक हैं बातचीत के, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि है ना इसके जीवनी से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनका जो निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अर्थात उनके जन्म और निधन से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। ठीक है, तो इस बात को आपको आसानी से याद रखना है। और निवास स्थान कहाँ है तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए उनके माताजी का नाम क्या था तो उनके माताजी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि है ना बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या थे तो एक व्यापारी थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उनकी माता जो थी वो एक सुसंस्कृति महिला थी, अर्थात वह गृहिणी थी। ठीक है, उनके पिताजी एक व्यापारी थे और उनकी माता जी थी क्या एक सुसंस्कृति महिला अर्थात एक गृहिणी थी। ठीक है, अर्थात हाउस वाइफ थी। चलिए उसके बाद हम लोग आप यहाँ पे इतना बात समझ गए। अब उनके जीवन के बारे में हम कुछ समझते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो जीवन किस प्रकार से बीता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं शिक्षा के बारे में, अर्थात बालकृष्ण भट्ट ने कहाँ तक की शिक्षा को प्राप्त किया है और कौन से स्कूल से किया है, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए वो। ठीक है, और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की एग्ज़ाम दिए, मतलब एंट्रेंस जो परीक्षा होता है उसकी एग्ज़ाम दिए वो कौन बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद उनकी कुछ वृत्ति है। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे, मतलब 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में वो शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे, यानी कि शिक्षक के रूप में वो उन्होंने पढ़ाया उस स्कूल में। उसके बाद क्या है कि 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापक भी रहे वो। ठीक है, और CAV जो स्कूल है उसमें भी वो संस्कृत के है ना टीचर के रूप में काम किए हैं। उसके बाद 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। और कायस्थ पाठशाला जो इंटर कॉलेज है वहाँ पे वो संस्कृत के अध्यापक भी नियुक्त किए गए, परंतु उनके उग्र स्वभाव के कारण, अर्थात वो थोड़ा सा गुस्सेले टाइप के थे है ना, जिस वजह से उनकी जो नौकरी थी वो उसको क्या करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने सारा जीवन लेखन कार्य पर निर्भर, मतलब उसका जो सारा जीवन चला वहाँ से लेखन कार्य पर चला, अर्थात वो है ना पढ़ाना छोड़ दिए और लेखन कार्य पे वो काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ विशेष परिस्थिति आता है। क्या है कि पिता के निधन उपरांत, यानी कि उनके पिता का निधन जब हुआ उसके उपरांत क्या हुआ कि व्यापारिक संभालने के नाम पर है ना गृह कलह का सामना और पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। और क्या हुआ, जब उनके पिताजी का निधन हुआ उसके बावजूद वो आर्थिक संकट से जूझते हुए है ना उनका जो रुझान हुआ किस ओर तो साहित्य की ओर, वो पूरा अपने आप को झोंक दिए, समर्पित कर दिए और हिंदी साहित्य में कुछ बहुत सारी रचनाओं को उन्होंने लिखा। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं रचनात्मक सक्रियता। ठीक है, मतलब उन्होंने कौन कौन सी रचना की है, ठीक है, उनके बारे में कुछ यहाँ पे जाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके बाद रचना पर आएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में है ना हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला प्रारंभ किया। मतलब वहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कोई थे, उनकी प्रेरणा से है ना
सलाह से उन्होंने क्या किया, हिंदी प्रदूत नामक मासिक पत्र निकालना शुरू किया। कब? 1877 ईस्वी में। और ये जितना भी आपका ब्लू कलर में दिख रहा है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप कुछ नहीं करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा कहाँ? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या नहीं तो हमारे चैनल के अवार्ड सेक्शन में जाके वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि हिंदी प्रदूत मासिक पत्रिका किसने निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने। कब निकाला था? तो 1877 ईस्वी में। किसके प्रेरणा से? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। इस प्रकार से क्वेश्चन रेज किया जाता है, इस बात को आपको समझना है। और इतना ही नहीं, इससे आगे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी प्रदूत जो मासिक पत्रिका थी उसे कितने वर्षों तक लगभग, है ना, वो चलाते रहे? कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो 33 वर्षों तक वो कंटिन्यूअस इस काम को जारी रखे, है ना। 33 वर्षों तक मासिक पत्रिका वो हिंदी प्रदूत नामक जो निकालते रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्ति पूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। और 1886 ईस्वी में क्या हुआ, है ना, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना उन्होंने की। कौन? तो जो क्या नाम है उसका? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, उसके बाद है कि जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ हम लोग यहाँ पे रचना को समझ लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रचना को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका है क्या? उपन्यास। ठीक है, अर्थात उनके द्वारा कौन कौन उपन्यास लिखे गए इसके बारे में समझिए। ठीक है, तो इसमें पहला है कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये उनके क्या है? उपन्यास है, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है 100 आजान और नूतन ब्रह्मचारी। कई बार एग्जाम में पूछ दिया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रेज किए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अब उनके नाटक की ओर, अर्थात उनके कौन कौन से नाटक है। तो यहाँ पे देखिए पहला है पद्मावती, है ना। उसके बाद दूसरा आपका कीर्ता जूनिय, और इसके बाद आपका है वेनिस संहार, किराता जूनिय, वेनिस संहार और शिशुपाल वध, है ना। नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, है ना, चंद्रसेन, सीता वनवास आदि। ये बहुत प्रकार के जो है ना नाटक उन्होंने, है ना, लिखे थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका रेल का विकट खेल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है और पूछता ही है। ठीक है, पूछता है आपका कि रेल का विकट खेल किनके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रहंसन भी वो लिखे हैं कि जैसा काम वैसा परिमाण, है ना, परिणाम। उसके बाद नई रोशनी का आविष्, है ना, आचार, विडम्बना आदि। इस प्रकार के बहुत सारे उन्होंने प्रहसन को लिखा है। उसके बाद निबंध भी उन्होंने 1000 के आसपास निबंध भी लिखे हैं, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। मतलब भट्ट जी ने, अर्थात बालकृष्ण भट्ट ने 1000 से ऊपर निबंध को लिख डाला है, जिसमें से, है ना, 100 जो है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप बातचीत शीर्षक के कुछ सारांश को समझ लेते हैं। ठीक है, कि आखिर उनका सारांश क्या है। ठीक है, बातचीत जो आपका चैप्टर है उसके सारांश को हम लोग पहले समझ लेते हैं, और मैं आपको चैप्टर भी पढ़ा दिया हूँ, तो आप उसका भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारांश आपको बता देता हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स का पूछेगा आपका कि बातचीत शीर्षक के सारांश को लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, इस बात को आपको याद रखना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा आपको कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयन रचनाकारों में से एक है ना। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मानो सब लोग, है ना, लूज मौज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते, और बातचीत के विभिन्न तरीकों से भी बताते हैं। वे कहते हैं जहां आदमी अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, रहने, चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य को बातचीत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जो मवाद और धुआं रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है।
इसलिए जीवन में बातचीत मनुष्य द्वारा दिया गया एक वरदान है, इसका गलत प्रयोग ना करें। उसके बाद इनमें जो है बेन जॉनसन के कुछ राय है, उनका राय क्या है समझिए। बेन जॉनसन के अनुसार यहाँ पर है कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य की रूप के क्या होता है, साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये किनका मत है, तो बेन जॉनसन का मत है, ठीक है, राय है। उसके बाद आपका आता है एडिसन के अनुसार। मतलब एडिसन का क्या मत है सर, इसको समझिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बात को फिर बदल दी जाती है। मतलब वहाँ से अगर कोई तीसरा व्यक्ति पहुँच जाता है तो वह बात फिर खुलकर नहीं हो पाती है, ठीक है। जो बात वो आपस में करना चाहते हैं दो व्यक्ति, वो फिर खुलकर नहीं कर पाते हैं, फिर बात को चेंज करना पड़ता है। फिर यहाँ पे कहता है कि बातचीत में जब चार व्यक्ति लग जाते हैं तो वहाँ पर राम रमौला हो जाता है, मतलब उसे राम रमौला कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं खूब मात्रा में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, तो यूरोप के लोगों में। तो वही बात यहाँ पर है कि बातचीत का हुनर है ना यूरोप के लोगों में प्रचलित है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और यहाँ से देखिए आपका 2 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो यहीं से आपका है कि बोलने का क्या है, हुनर है, बातचीत करने का क्या है, हुनर है। अर्थात बोलने की एक कला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इतना बात लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर इजली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आपका जो है सारांश भी हम लोग देख लिया, प्लस में आपका लेखक परिचय भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि आपको सच में अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इतना ही नहीं, कम से कम आप लोग 5 कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 5 कमेंट करके कम से कम 5 दोस्तों में आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर अपनी पढ़ाई को जारी रह सके, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर।